आज के इस विस्तृत विश्लेषण का आचार्य प्रशांत जी की बहुत चर्चित किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी का 9वां अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में गहरी चेतावनी है। द मोस्ट डेंजरस वुंड इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी सबसे खतरनाक घाव वो है जो इंसान खुद को देता है। सही बात है। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटी सी कल्पना करें। बताइए, क्या कल्पना करनी है? मान लीजिए कि एक इंसान है जिसने अपनी आंखों पर एक बहुत ही मोटी एकदम काली पट्टी बांध रखी है। अच्छा, मतलब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं, एकदम घुप अंधेरा। और फिर वो इंसान एक तेज रफ्तार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है ना? और वो एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से अपना पैर दबा देता है। गाड़ी एक अंधेरे रास्ते पर बेतहाशा दौड़ने लगती है। ये तो सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इंसान स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए खुशी से चिल्लाता है, वाह क्या रोमांच है, क्या एडवेंचर है। सच में कोई भी होश वाला इंसान ऐसा पागलपन क्यों करेगा? बिल्कुल कोई नहीं करेगा। लेकिन आचार्य प्रशांत अपनी किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के 9वें अध्याय में कुछ ऐसा ही कहते हैं। यानी सबसे खतरनाक घाव वो है जो खुद को दिया गया हो। एकदम सही। और किताब शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी बात कहती है। एक कोट है कि अज्ञानता में लिया गया फैसला कोई फैसला ही नहीं है। हाँ, वो बस एक दुर्घटना है जो घटने का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। हमें यह समझना है कि कैसे इंसान अनजाने में खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मतलब अचेतन आत्म नुकसान कैसे काम करता है। सही बात है। लेकिन देखिए, ईमानदारी से कहूं तो ये विचार थोड़ा अजीब लगता है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को बर्बाद क्यों करना चाहेगा? देखिए, बात क्या है ना, वो इंसान उसे बर्बादी या चोट मान ही नहीं रहा होता है। अच्छा। हाँ, यही तो इस पूरे खेल का सबसे जटिल और खतरनाक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति सुबह बिस्तर से उठकर ये तय नहीं करता कि आज मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा और तबाह करूंगा। हाँ, ये तो है। कोई ऐसा क्यों ही सोचेगा? बिल्कुल। जब वो आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी दौड़ा रहा होता है तो उसका इरादा आत्महत्या करने का या खुद को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। तो फिर उसका इरादा होता क्या है? वो तो बस एक खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा होता है, या किसी गहरे दर्द से बचने या फिर किसी तरह की खुशी का एहसास पाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब वो दर्द से भाग रहा है। बिल्कुल। किताब बहुत ही स्पष्ट रूप से इस मनोविज्ञान को खोलकर सामने रखती है। इंसान का हर एक कदम, चाहे वो बाहर से कितना भी विनाशकारी क्यों ना दिख रहा हो, उसके दिमाग में राहत की उम्मीद से ही उठाया जाता है। उसे लगता है कि वो खुद को बचा रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान खुद को सबसे गहरी चोट दे रहा होता है, तब भी उसके दिमाग में ये भ्रम रहता है कि वो असल में खुद की मदद कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वजह से इसे एक सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक दुर्घटना कहा गया है। दुर्घटना? हाँ, क्योंकि जब कोई फैसला पूरे होश में नहीं लिया जाता, जब उसके पीछे की असली वजहों को समझे बिना इंसान सिर्फ हालातों पे प्रतिक्रिया देता है, बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करता है, तो वो कदम नुकसान ही पहुंचाता है। इंसान सोचता है कि वो दर्द से भाग रहा है, लेकिन असल में वो दर्द की तरफ ही पूरी रफ्तार से दौड़ रहा होता है। अरे बाप रे! लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर किसी इंसान को पूरी ईमानदारी से ये लग रहा है कि वो खुद को फायदा पहुंचा रहा है, तो वो इस छलावे को पहचानेगा कैसे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब किताब में एक बात कही गई है कि इंसान अपने इस आत्म नुकसान को बहुत ही खूबसूरत नाम दे देता है। हाँ, जैसे कि प्रेम, स्वतंत्रता या फिर उपचार, जिसे हम हीलिंग कहते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को बहुत तेज प्यास लगी है और वो समंदर का खारा पानी पी लेता है। अब वो खारा पानी पल भर के लिए गले को तर करने का, प्यास बुझाने का भ्रम तो देता है। हाँ, कुछ सेकंड के लिए तो राहत मिलती ही है, पर असल में वो शरीर को अंदर ही अंदर और ज्यादा डिहाइड्रेट कर रहा होता है ना। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये खारे पानी का उदाहरण इसके पीछे के पूरे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाता है। अच्छा, वो कैसे? हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसे समझिए। जब समंदर का खारा पानी पिया जाता है तो जो पहली ठंडक गले में महसूस होती है, वो जो तुरंत वाली राहत होती है।
हाँ, हमारा अज्ञानी मन तुरंत उसे एक जीत मान लेता है। दिमाग में डोपामाइन का एक हल्का सा स्राव होता है। ओह, डोपामाइन मतलब एक तरह का फील गुड केमिकल रिलीज होता है। बिल्कुल, और वो हमें तुरंत ये एहसास कराता है कि हाँ, मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। दिमाग उस तात्कालिक राहत को ही पूरी सच्चाई मान बैठता है। तो दिमाग बस उस पल की खुशी देखता है, आगे का नुकसान नहीं। एकदम सही। आचार्य प्रशांत इस घटना को भेष बदलकर आई अज्ञानता कहते हैं, मतलब इग्नोरेंस इन डिस्गाइज। भेष बदल कर आई अज्ञानता, ये शब्द बहुत पावरफुल है ना? ये अज्ञानता कोई डरावने राक्षस के रूप में नहीं आती। ये अक्सर उन चीजों का रूप ले लेती है जिनकी हमें सबसे ज्यादा तलब होती है। मतलब खारा पानी पीने पर जो ठंडक मिली, अज्ञानी मन उसी को उपचार या हीलिंग मान लेता है। बिल्कुल, वो इस बात का हिसाब लगाने में पूरी तरह असमर्थ होता है कि कुछ घंटों बाद शरीर के अंगों पर इसका कितना भयानक असर पड़ने वाला है। पर देखिए, क्या इंसानी दिमाग इतना सीधा या बेवकूफ है कि वो तात्कालिक राहत और लंबे समय के नुकसान में फर्क ही ना कर पाए? मतलब इंसान खुद को बर्बाद कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो खुद को हील कर रहा है। ये बात पचती नहीं है मुझे। देखिए, दिमाग बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो दर्द से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डरा हुआ है। हाँ, अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा दर्द से बचने और परिचित चीजों से चिपके रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, तो सर्वाइवल के लिए ऐसा होता है? मान लीजिए एक इंसान दूसरे इंसान पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। हाँ, वो हर समय उस इंसान पर नियंत्रण चाहता है और इस घुटन भरे दमघोटू लेन देन को वो प्रेम कह देता है। अरे बाप रे, मतलब उस टॉक्सिक चीज को प्यार का नाम दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता का सामना करने में, यानी अपने अकेलेपन को स्वीकार करने में बहुत भयानक दर्द होता है। सही बात है, अकेलेपन का सामना करना आसान तो नहीं है। तो बस उस दर्द को सुन्न करने के लिए हमारा दिमाग हमारे ही विनाशकारी कदमों पर सच्चे प्यार का बहुत ही सुंदर लेबल चिपका देता है। ये लेबल्स वाली बात वाकई बहुत चुभने वाली है। हाँ, ये काफी गहरी बात है। क्योंकि जब हम आम बोलचाल में आत्म नुकसान या सेल्फ हार्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक अलग ही छवि बनती है। बिल्कुल, एकदम फिजिकल चोट की छवि, है ना? हम सोचने लगते हैं कि कोई इंसान डिप्रेशन में है, वो दवाइयों का ओवरडोज ले रहा है या ब्लेड से खुद को शारीरिक चोट पहुंचा रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये किताब तो इस पूरी परिभाषा को ही सिर के बल खड़ा कर देती है। बिल्कुल कर देती है। इसके अनुसार सबसे खतरनाक घाव वो नहीं है जो शरीर पर दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे सामान्य आदतों में बड़ी चालाकी से छिपे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। शारीरिक चोट तो इस समस्या का सबसे चरम और सबसे आखिरी रूप है, जो दुनिया को दिखाई दे जाता है। हाँ, लेकिन किताब हमारा ध्यान उन घावों की ओर खींचती है जो पूरी तरह से अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। जैसे कि एक टॉक्सिक रिश्ते का ही उदाहरण लेते हैं। एक इंसान रोज अपनी आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ते हुए देखता है। उसका पार्टनर उसे कोई ऐसा मैसेज करता है जो बेहद अपमानजनक है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, और फिर भी वो इंसान उस रिश्ते में टिका रहता है। बिल्कुल, वो अपने ही दिमाग में उस बर्ताव को ये कहकर सही ठहराता है कि अरे नहीं, वे बस मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए। अरे बाप रे। या फिर सोचता है कि मैं ही शायद उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये अज्ञानता का वो गहरा स्तर है जहाँ इंसान ने मान लिया है कि यही इंसान उसका सोलमेट है। सोलमेट? क्या विडंबना है। वो रोज तिल तिल कर मर रहा है, लेकिन उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलता। और सिर्फ रिश्ते ही क्यों, काम के मोर्चे पर भी तो बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है ना? बिल्कुल दोहराई जाती है। किताब में एक नीरस और मृत प्राय नौकरी में फंसे रहने का जिक्र है, मतलब एक डेड एंड जॉब। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत ही आम बात है ना? वो जो रविवार की शाम को एक अजीब सी बेचैनी और सीने में भारीपन महसूस होता है। संडे इवनिंग एंजाइटी। बिल्कुल, जब इंसान छत की तरफ घूरते हुए सोचता है कि सोमवार की सुबह फिर उसी घुटन भरी जगह पे जाना है, जहां उसके काम की कोई कद्र ही नहीं है। हाँ, जाना कोई खुशी है ना कोई मानसिक विकास। फिर भी इंसान वहां 1-2 साल नहीं, अपनी जिंदगी के 10-20 बेशकीमती साल गुजार देता है। सही कहा। और वो इंसान वहां क्यों टिका रहता है? क्यों? इसके पीछे भी वही मैकेनिज्म काम करता है, क्योंकि उसका अपना ही डर लगातार उसके दिमाग में ये बात भरता रहता है कि बाहर की दुनिया में बहुत खतरा है, कि कुछ नया करने में रिस्क है।
हाँ, और ये घुटन भरी जानलेवा जगह ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। मतलब दिमाग को वो परिचित घुटन एक अपरिचित स्वतंत्रता से ज्यादा सुरक्षित लगती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा की वो झूठी भावना है जो जीते जी इंसान को मार रही है। अपनी पूरी क्षमता, अपनी संभावनाओं का गला घोटना महज इसलिए ताकि हर महीने के अंत में एक बंदी बंधा ही रकम आ सके, यही तो सबसे बड़ा आत्म नुकसान है। सच में? लेकिन रुकिए, यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अच्छा? चलिए, नौकरी और रिश्ते तो फिर भी जीवन के बहुत बड़े फैसले हो गए। किताब इससे भी बहुत आगे निकल जाती है। हाँ, छोटी छोटी आदतों पर भी बात करती है। वही तो, वो कहती है कि लगातार घंटों तक फोन पर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन स्क्रॉल करना, गपशप करना भी आत्म नुकसान है। बिना सोचे समझे दूसरों की आज्ञा मानना भी खुद को चोट पहुंचाना है। अब देखिए, यहाँ मुझे एक बड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है आपको? क्या ये बहुत बड़ी अतिशोक्ति नहीं है? मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब हफ्ते भर की थका देने वाली नौकरी के बाद वीकेंड पर नेटफ्लिक्स बिंज करना या रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना खुद को चोट पहुंचाना कैसे हो सकता है? लोग तो बस अपना तनाव कम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहा है तो वो तो उसकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल हुई ना। रिलैक्स करने की आदत को सेल्फ हार्म कैसे कह सकती हैं? यहीं पर तो वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे इस अध्याय में तोड़ने की कोशिश की गई है। भ्रम? कैसा भ्रम? जिसे आप स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कह रहे हैं, वो अक्सर सिर्फ एक मजबूरी होती है। मजबूरी? मैं अपनी मर्जी से फोन उठा रहा हूँ, इसमें क्या मजबूरी है? फोन पर लगातार स्क्रॉल करने के पीछे का न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, कभी सोचा है आपने? मजा आता है बस। नहीं, ये रिलैक्स करना या आराम करना बिल्कुल नहीं है। इसे साइकोलॉजी में सुन्न होना या नंबिंग कहते हैं। नंबिंग मतलब खुद को सुन करना? बिल्कुल। इंसान अपनी असल जिंदगी की बेचैनी, अपने किसी खालीपन या किसी अनसुलझी गहरी समस्या से भागना चाहता है। वो अपने ही ख्यालों के साथ अकेले कमरे में 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता। हाँ, ये बात तो सच है। आजकल कोई खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए वो स्क्रीन की उस रंग बिरंगी दुनिया में गोता लगा देता है ताकि उसे अपने ही विचारों का शोर न सुनना पड़े। लेकिन अगर मुझे उस वक्त रील देखने का या किसी वेब सीरीज के 10 एपिसोड्स एक साथ देखने का मन कर रहा है तो वो मेरा अपना फैसला है ना। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूँ कि मुझे आराम चाहिए। क्या वो सच में आपका अपना फैसला है? मतलब? किताब बहुत गहराई से ये स्पष्ट करती है कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा या अपनी अंदर की आवाज मान लेते हैं, हाँ, वो ज्यादातर सिर्फ हमारी कंडीशनिंग होती है या फिर हमारी भावनाओं का एक उथला आवेग होता है जिसे इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, इम्पल्स। हाँ, एक शारीरिक या मानसिक खुजली उठती है, डोपामिन की कमी महसूस होती है और इंसान बिना सोचे समझे एक रोबोट की तरह उसे मिटाने के लिए फोन उठा लेता है। बिल्कुल। या फिर किसी के बारे में गपशप करने लगता है। देखिए, अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन एक बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज होती है और फिर उसे अपनी मर्जी का नाम दे देना खुद को दिया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। एकदम सही। और इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? ये है कि समाज ने इन व्यवहारों को पूरी तरह से सामान्य बना दिया है, नॉर्मल कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई तो यही कर रहा है। और जब आपके आसपास हर कोई यही जहर पी रहा हो तो वो जहर जहर नहीं लगता, वो संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। अरे बाप रे, अगर मेरे फैसले पूरी तरह से मेरे अपने नहीं हैं, अगर मेरा प्यार, मेरी तथाकथित नौकरी की सुरक्षा और यहाँ तक कि मेरे आराम करने के तरीके भी सिर्फ एक कंडीशनिंग का नतीजा है, तो फिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? मतलब ये सब शुरू कहाँ से होता है? किताब में इस जड़ को समझाने के लिए एक बहुत ही प्राचीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? वो शब्द है अविद्या। अविद्या? अब इसका सीधा सा हिंदी मतलब तो अज्ञानता होता है। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो अज्ञानता ही है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह की अज्ञानता है। अच्छा। ये वो अज्ञानता नहीं है जहाँ किसी को ये ना पता हो कि क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है या देश का इतिहास क्या है। मतलब ये कोई जनरल नॉलेज या तथ्यों की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तथ्यों की कमी नहीं है, ये अस्तित्व की अज्ञानता है। अस्तित्व की अज्ञानता, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। अगर बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो अविद्या का मतलब है अपनी असलियत को भूल जाना और जो कुछ बाहरी दुनिया ने आपको बताया है
उसे ही परम सत्य मान लेना। इसे हम एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, बताइए ये कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मेटाफर कैसे काम करता है? मान लीजिए एक एकदम नया कंप्यूटर है। ये एक नवजात शिशु है। ठीक है, फ्रेश हार्डवेयर। बिल्कुल। अब जैसे जैसे वो शिशु बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली और आज के समय में मीडिया, ये सब मिलकर उसमें डेटा डालते हैं। हाँ, ये सब मिलकर उस कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स की शक्ल में तय करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सफलता की परिभाषा क्या है और प्यार कैसे किया जाता है। तो मतलब हम जो भी सोचते हैं वो बाहर से फीड किया गया है। बिल्कुल। और समय के साथ क्या होता है कि वो कंप्यूटर खुद को हार्डवेयर मानना भूल जाता है। अरे, वो भूल जाता है कि वो एक खाली असीम संभावनाओं वाली मशीन था। इसके बजाय वो उस बाहर से डाले गए ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपनी असली पहचान मान लेता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर को ही अपना सच मान लेता है। हाँ, अविद्या यही है, बाहर से डाले गए सॉफ्टवेयर को अपनी असली पहचान मान लेना और उस कोड पर कभी सवाल ना उठाना। वाह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है और शायद इसीलिए किताब एक ऐसा सवाल उठाती है जो सीधे दिल और दिमाग पर एक साथ वार करता है। वो कौन सा सवाल है? सवाल है कि मैं किसकी जिंदगी जी रहा हूं? बहुत ही पावरफुल सवाल है ये, है ना? क्योंकि अगर हम सिर्फ उस इंस्टॉल किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं तो ईमानदारी से जवाब खोजने पर यही पता चलेगा कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो किसी और की उम्मीदों, समाज के बनाए नियमों और थोपे गए बेबुनियाद डरों का ही एक प्रिंट आउट है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी अपनी मौलिक जिंदगी तो शायद है ही नहीं। यही तो अविद्या है। और इसी अचेतन अवस्था में जीना, एक मशीनी नींद में चलते रहना और सबसे बढ़कर सवाल करने से इनकार कर देना अविद्या का सबसे खतरनाक लक्षण है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रख के देखें तो आचार्य प्रशांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सबसे बड़ा आत्म नुकसान कोई एक दिन लिया गया कोई गलत फैसला नहीं है। मतलब कोई एक बुरी नौकरी या एक बुरा रिश्ता नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। एक ऐसा दिमाग जो कभी ये जानने की जहमत ही नहीं उठाता कि उसके अंदर जो आवाजें गूंज रही हैं, जैसे मुझे ये गाड़ी चाहिए या मुझे वो प्रमोशन चाहिए, दिमाग कभी नहीं पूछता कि वो आवाजें असल में किसकी हैं। अरे बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी हिंसा किसी को शारीरिक रूप से मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब के शब्दों में कहूँ तो कंडीशन्ड ईगो के रूप में जीना इंसान द्वारा खुद के साथ की जा सकने वाली सबसे हिंसक चीज है। कंडीशन्ड ईगो? हाँ, कंडीशन्ड ईगो यानी एक ऐसा मैं जिसका अपना कोई मौलिक सत्य नहीं है। तो पूरी तरह से उधार का है। बिल्कुल, जो सिर्फ उधार के विचारों, दूसरों की दी हुई परिभाषाओं और समाज से मिली तालियों पर जिंदा है। इंसान इस उधार के मैं को ही अपनी असली पहचान मान लेता है तो वो हर दिन हर पल अपनी असलियत की हत्या कर रहा होता है। वो अपनी संभावनाओं का गला घोंट रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। ये विचार तो सच में डरा देने वाला है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि हिंसा वो है जो बाहर से दिखाई देती है। हाँ, जैसे कि किसी पर चिल्लाना या मारपीट। इसी के साथ मारपीट करना या युद्ध। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि अपनी ही सच्चाई से आंखें चुराना, एक अचेतन मशीन की तरह रोज सुबह उठकर काम पर जाना और वापस आ जाना, अपने ही मन की कंडीशनिंग का गुलाम बने रहना, यही असली हिंसा है। ये खुद के खिलाफ की गई सबसे क्रूर हिंसा है। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? क्या? कि इस हिंसा में कोई खून नहीं बहता, कोई चोट के निशान नहीं पड़ते। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई खून नहीं बहता, लेकिन इंसान की पूरी चेतना अंदर ही अंदर खोखली होती जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, और क्योंकि इसके कोई बाहरी निशान नहीं होते, कोई मेडिकल रिपोर्ट इसे पकड़ नहीं सकती, इसलिए कोई अलार्म नहीं बजता। कोई इंसान आपको अस्पताल लेकर नहीं भागता। बिल्कुल। इंसान पूरी जिंदगी दशकों तक इस हिंसा को सहता रहता है और उसे अंत तक ये एहसास ही नहीं होता कि उसने कभी जन्म लिया ही नहीं। अरे बाप रे! बस वो एक प्रोग्राम की तरह चला और बंद हो गया। अगर इस पूरी गहरी चर्चा को समेटा जाए तो किताब हमें जिस मुकाम पर लाकर खड़ा करती है वो बहुत ही बेचैन करने वाला है। बिल्कुल है। क्योंकि इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि इंसान अज्ञानता में जी रहा है या खुद पर हिंसा कर रहा है। तो असली त्रासदी क्या है? असली त्रासदी तो ये है कि इस पूरी अचेतन, सोई हुई और हिंसक जीवन शैली को हमारे समाज ने सामान्य मान लिया है।
नॉर्मल मान लिया है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल 100% की सच है। हम इस अंधेरे में भागने को, बैंक बैलेंस बढ़ाने को सफलता का नाम दे देते हैं। हम इस निर्भरता और घुटन को प्रेम का नाम दे देते हैं। और यही वो बिंदु है जहाँ ये किताब महज एक दार्शनिक विचार से निकलकर एक बहुत ही धारदार और व्यवहारिक उपकरण बन जाती है, एक प्रैक्टिकल टूल बन जाती है। प्रैक्टिकल इस्तेमाल, वो कैसे? देखिए, इस चर्चा का असल मकसद ये है कि हम सब अपने दैनिक जीवन के उन रोजमर्रा के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू करें जिन्हें अब तक बिना सोचे समझे अपनाया गया था। बिल्कुल। क्या वो नौकरी वाकई आपको सुरक्षा दे रही है या सिर्फ आपको अंदर से मार रही है? क्या वो रिश्ता प्यार है या सिर्फ अकेलेपन का खौफ है? हाँ, क्या फोन पर घंटों स्क्रॉल करना वाकई आराम है या अपनी ही सच्चाई से भागने का एक कायरतापूर्ण तरीका? और जब ये सवाल गंभीरता से उठने लगते हैं, तभी वो अविद्या का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होना शुरू होता है। बिल्कुल। हमें उस शुरुआत वाली एनालॉजी की तरह अपनी आंखों से वो मोटी काली पट्टी हटानी ही होगी। एकदम सही। ये देखना होगा कि हम गाड़ी असल में किस खाई की तरफ दौड़ा रहे हैं, जिसे हम अब तक रोमांच और एडवेंचर समझ रहे थे। सही बात है। और इन सब के बाद जब हम इस पूरी किताब के सार को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक सवाल पीछे रह जाता है। वो क्या सवाल है? अगर हमारी सामान्य मानी जाने वाली पूरी जिंदगी, हमारी सफलताएं, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे आराम करने के तरीके भी केवल एक कंडीशन्ड ईगो का परिणाम है, अगर हमारे हर विचार के पीछे समाज का डाला हुआ कोई कोड काम कर रहा है, तो क्या आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में पूरी तरह से बिना किसी कंडीशनिंग के एकदम प्रामाणिक और ऑथेंटिक जिंदगी जीना इंसानों के लिए व्यवहारिक रूप से संभव भी है? अरे बाप रे। या फिर क्या इंसान बस एक कंडीशनिंग को छोड़कर दूसरी कंडीशनिंग का शिकार हो जाता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्या हम कभी सच में जागते हैं या बस एक सपने से निकलकर दूसरे सपने में प्रवेश कर जाते हैं? इस गहरे और झकझोर देने वाले विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।